तारी रोकने के नाम पर जो नौटंकी कर रहे हैं ये काफ़ी दुखद है। हम इसका निंदा करते हैं और हम राज्य सरकार से बिल्कुल विनम्र आग्रह मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि ये तारी बेचने वाले लोगों पर आप नीरा का कहे कि अल्टरनेट में हम नीरा का व्यवस्था करेंगे, नीरा का फैक्ट्री लगाएंगे। कहीं बिहार में नीरा का फैक्ट्री आपका सक्सेस नहीं हुआ और जो लोग तारी पर डिपेंडेंट थे वो भूखमरी के कगार पर हैं। और जब पेट का ज्वाला जब बढ़ता है तो लोग चोरी छिपे फिर तारी उतारते हैं और आप उसको प्रताड़ित करते हैं, उनके परिवार के बाल बच्चे स्त्री को प्रताड़ित करते हैं। ये दुखद है, हम इसका निंदा करते हैं और हम सरकार से कहेंगे कि आबकारी नीति से ये तारी को बाहर किया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि आपके पास संसाधन क्या है? जो संसाधन की कमी है, आपके पास संसाधन नहीं है। आप तो ये जातीय गणना करा के आप क्या करिएगा? जातीय गणना करा लीजिए, बढ़िया है, करा रहे हैं, अच्छा है, करिएगा क्या? आपके पास संसाधन है? आपके वो किसी अगर कोई कास्ट की आबादी अधिक है, वो काफ़ी बैकवर्ड है, तो आप कहाँ से व्यवस्था करिएगा? जो आपके पास बजट है उसी में न करिएगा। अच्छा, ये तो एक पक्ष को उठाने का आप प्रयास करिएगा और दूसरा पक्ष जो है वो क्या करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। मैं चंदन कुमार। आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये युवा दिलों के धड़कन और युवाओं में खास करके ज़्यादा लोकप्रिय और जनता के लिए बहुत पहले से ही समर्पित भाव से ये सेवा दे रहे हैं। उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा और इनसे मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और कांटी से विधायक रहे और सभी लोगों के बीच आवाम जो भी जातियां हैं, हर जातियों में ये समान रूप से अपने विचारों को और समाज के जितने सारी बातें जो जिनको सताया जाता है, तमाम तरह की जो बातें होती है, उनमें ये सक्रिय रूप से उपस्थित होते हैं और उनके दुखों का ये निवारण करते हैं और भरसक पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा ये कहना है अजीत बाबू, सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं पे आपसे हम बात करेंगे। उनमें से पहला जो बिंदु है वो है कि बिहार में जो आए दिन शराबबंदी के नाम पर जिस प्रकार से विषाक्त शराब, दूषित शराब, जहरीली शराब पीकर के लोगों की मौतें जो हो रही है, तो और आए दिन तरह तरह से जो घटनाएं आती है। अभी हाल ही में जो ये गोपालगंज में लगभग शराब से 20 से 40 लोगों की मौत हो गई। तो ये इस प्रकार की घटना को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बतावें जी कि शराबबंदी है नहीं बिहार में। ठीक है, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्त बिहार बनाने का एक संकल्प लिया था, बहुत बढ़िया था और हम लोगों ने भी इसका स्वागत किया था। जी। उनके प्रयास को उन्हीं के अधिकारी जी सफल नहीं होने दिए। अब आप बताइए कि प्रतिदिन बिहार में करोड़ों करोड़ रुपए का बाहर से शराब आ रहा है, पकड़ा जा रहा है। कुछ पकड़ा जा रहा है और बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं अधिकारियों से साठ-गांठ करके बिहार में बेच रहे हैं। तो जब शराबबंदी है, सारे सीमाओं पर शराब रोकने के लिए पुलिस के अधिकारी, सामान्य प्रशासन के अधिकारी, एक्साइज के अधिकारी लगाए गए हैं, फिर भी राज्य के अंदर शराब कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है, एक अहम सवाल है। बिल्कुल। और ये शराब आता है, जहरीली शराब आता है और उस शराब को एक के बदले 20 लेकर जो माफिया है, जो शराब के कारोबारी हैं, वो उसको बेच रहे हैं। और चूँकि इस राज्य में शराब पीने वालों की संख्या काफ़ी है, हैबिचुएटेड लोग हैं, उन्हें जब शराब नहीं मिलता है तो वे दूषित शराब का सेवन करते हैं, जो जहरीली शराब है, और लोग मर रहे हैं। अब देखिए, ये जो है कितना गंभीर विषय है कि राज्य के खजाने से, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4-4 लाख रुपया हम उन्हें मुआवजा देंगे। तो एक तरफ महंगाई चरम पर है, दूसरे तरफ बेरोजगारी है, अपराध बिल्कुल सर चढ़ गया है, लगातार बैंकों में डकैती हो रही है, छीन झपट लूट मार हो रहा है, और दूसरे तरफ राज्य कोष से ये पैसा
जहरीली शराब से मृतक परिवार को देने की बात हो रही है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आखिरकार ये शराबबंदी अगर सफल हो जाता तो गरीब शराब नहीं पीते और राजकोष पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। राजकोष पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि जो बाहर से शराब जो अंदर बिहार के अंदर जो आ जा रहा है और जिस प्रकार से ये स्मगलिंग और जो भी शराब माफिया है जो एक्टिव हो गए हैं, और ये इनकी जो योजना है हम इनके समर्थन करते हैं नीतीश बाबू की योजना को, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पे ये काम सफल नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें जो अधिकारी हैं जी, आज के डेट में अपराध जो बढ़ रहा है जी, तो उसके नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। उसका मूल वजह है कि अगर कहीं शराब पकड़ा जाता है, लोग मरते हैं, तो वहाँ के नीचे के पुलिस अधिकारी से लेकर चौकीदार तक को पनिशमेंट किया जाता है। इसलिए वो पुलिस का अधिकारी नौकरी बचाने के लिए अपराध के बजाय शराब कैसे रुके इसके लिए हाँफता रहता है, बल्कि शराब रुकता नहीं है। मतलब अपराध पे नियंत्रण नहीं, ज़्यादा विशेष ध्यान शराब पर लोग दे देता है। अब इसका परिणाम है कि अपराध एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शराब रुक नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर शराब मुक्त बिहार बने, इसके हम भारी पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री के इस संकल्प के हम साथ हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, चूँकि कई साल हो गए ना, 4-5 साल से 4 साल से ये शराबबंदी है और लोग फिर भी शराब पी के मर रहे हैं और रुक नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से ये शराबबंदी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह फेल है। अच्छा अजीत बाबू, एक कड़वा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विगत सदन में कुछ दिनों पहले नीतीश बाबू जो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा था कि जो शराब पीते हैं वो अपनी करनी से पीते हैं और उनकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा इस मामले में। लेकिन पिछले दिनों जैसे उनका स्टेटमेंट आया कि 4 लाख मुआवजा उनको दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बात पलटने वाली है बात है या वो इसको किस हिसाब से देखते हैं? सरकार ने शराबबंदी कानून जब लाया था तो उसमें प्रावधान था कि अगर कोई कैजुअलिटी होता है तो उसको सरकार आर्थिक मदद करेगी। प्रावधान था, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, लेकिन सदन में ये भी बात आ गया कि साहब ऑलरेडी आप इस कानून में ये प्रावधान किए हुए हैं, तो फिर आप कैसे इससे पीछे हट सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब एक बार कानून में प्रावधान हो गया, जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक फिर उस कानून को सरकार को भी फॉलो करना है, लोगों को भी फॉलो करना है। तो ये कानून में प्रावधान किया हुआ था और उसी के तहत जो है सो मुख्यमंत्री ने दोबारा ये कहा कि नहीं साहब, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और देखिए, मुआवजा देने से शराबबंदी नहीं हो सकता है। शराबबंदी करने के लिए बहुत मुस्तैदी से आम लोगों को भी और सिस्टम के भी लोगों को ईमानदारी का प्रयास करना पड़ेगा, तब ये सफल होगा। लोगों में जागृति पैदा करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी परिवार का कोई मर जाता है, अगर उसको आर्थिक मुआवजा दे दिया जाए तो इससे तो उस परिवार का कल्याण नहीं हो सकता ही, तो जस्ट सरकार का एक टोकन हेल्प है, या फिर इसको पॉलिटिक्स कहिए आप। हाँ, बस यही है। अच्छा, ये आबकारी वाले जो जिस प्रकार से तमाम तरह से अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लोगों पे, खास करके पासी समाज में एक आक्रोश है। नहीं, इसका तो हम भारी विरोध हैं भाई। देखिए, पासी समाज का दर खानदान ये पेशा था तारी उतारना। उसमें पासी समाज के लोग थे, पासवान समाज के लोग थे, नुनिया समाज के लोग थे, राम समाज के लोग वर्षों से ये चीज़ करते हैं। ये इनके पीढ़ी दर पीढ़ी से ये उनका पेशा था। इसमें लाखों लोग, पूरे राज्य में लाखों लोग इस प्रोफेशन से जुड़ के अपना जीविका चला रहे थे, परिवार चला रहे थे। लेकिन आज आबकारी के लोग जो इस शराबबंदी और ये तारी रोकने के नाम पर जो नौटंकी कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। हम इसका निंदा करते हैं और हम राज्य सरकार से बिल्कुल विनम्र आग्रह मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि ये तारी बेचने वाले लोगों पर आप नीरा का कहे कि अल्टरनेट में हम नीरा का व्यवस्था करेंगे, नीरा का फैक्ट्री लगाएंगे। कहीं बिहार में नीरा का फैक्ट्री आपका सक्सेस नहीं हुआ, और जो लोग तारी पर डिपेंडेंट थे वो भूखमरी के कगार पर हैं। और जब पेट का ज्वाला जब बढ़ता है तो लोग चोरी छिपे फिर तारी उतारते हैं और आप उसको प्रताड़ित करते हैं, उनके परिवार के बाल बच्चे, स्त्री को प्रताड़ित करते हैं। ये दुखद है, हम इसका निंदा करते हैं और हम सरकार से कहेंगे कि आबकारी नीति से ये तारी को बाहर किया जाए। जैसे ये जिस प्रकार से ये एक खासा बड़ा वर्ग को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अपराध को बढ़ावा देने जैसा है। निश्चित रूप से जब आदमी का रोजी रोजगार छिन जाएगा
तो रोजी रोजगार छीनने के बाद निश्चित रूप से आदमी जब उसका भूख जोर करेगा तो वो अपराध की ओर जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। जी जी। और ये दूसरा अहम सवाल है अपना आपसे कि ये बिहार सरकार अभी दूसरे चरण में ये जाति गणना जो करवा रही है, तो इसका आगे का प्रभाव क्या पड़ेगा? तमाम तरह से विश्लेषकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, कुछ का समर्थन भी मिल रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं जी, ये जातीय गणना से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। ये केवल बिहार के अंदर यह पॉलिटिक्स हो रहा है, वोट का राजनीति हो रहा है। हम आपसे पूछते हैं कि बिहार का जो पूरी आबादी है उस पर बजट बनता है, ऑलरेडी आरक्षण में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, सभी समाज के सभी वर्गों का उसका लाभ होता है, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर बढ़े इसके लिए प्रयास होता है, सरकार काम करती है। अब आप बताइए कि जाति का गणना करके ये क्या करेंगे? कहीं न कहीं ये जाति गणना के आड़ में कहीं जनगणना तो नहीं हो रहा है? देखिए, जनगणना क्या होगा? जनगणना कराने का अधिकार बिहार सरकार को कहाँ, ये तो भारत सरकार का अधिकार। कई तरह से क्लेम किया गया है, अधिवक्ताओं ने केस किया है और इसकी सुनवाई अगली तारीख को है। ठीक है, केस किया है, कुछ बिंदु हैं, कुछ क्लॉज हैं जिस पर लोग कोर्ट गए हैं, तो वो फिर अलग एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा कहना है कि आपके पास संसाधन क्या है? जो संसाधन की कमी है, आपके पास संसाधन नहीं है। आप तो ये जातीय गणना करा के आप क्या करिएगा? जातीय गणना करा लीजिए, बढ़िया है, करा रहे हैं, अच्छा है, करिएगा क्या? आपके पास संसाधन है? आपके वो किसी अगर कोई कास्ट की आबादी अधिक है, वो काफ़ी बैकवर्ड है, तो आप कहाँ से व्यवस्था करिएगा? जो आपके पास बजट है उसी में न करिएगा। अच्छा, ये तो एक पक्ष को उठाने का आप प्रयास करिएगा और दूसरा पक्ष जो है वो क्या करेगा? तो ये केवल आयुवास और ये पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत कुछ नहीं। समाज में कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव। अब ये प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जातीय गणना करा के कि समाज के किसी वर्ग का कल्याण इससे नहीं हो सकता। दुनिया चांद पे जा रही है और अपना बिहार जो है जातियों में सिमटा हुआ है। हमारा बहुत स्पष्ट है कि जातीय गणना हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अहम सवाल ये है कि गणना करा के जो जिन जातियों का संख्या अधिक है और वो बैकवर्ड है हर स्तर पे, तो आखिरकार उनको उठाने के लिए आपको तो संसाधन का ही व्यवस्था करना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी को आप दूसरे वर्ग का जिनका संख्या कम है उनको जो सुविधा है संविधान के तहत वो आप सुविधा दे रहे हैं, और जब उनका सुविधा छीनेगा फिर क्या होगा? आखिरकार उसी संसाधन में न किसी को उठाना है। तो कुल मिलाकर ये राजनीति हो रहा है। और जातीय गणना हो, हम इसके विरोधी नहीं हैं, हम इसके पक्षधर हैं कि जातीय गणना हो, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट और जीवन स्तर सुधारने और उठाने की बात है, यहाँ निश्चित रूप से पॉलिटिक्स हो रहा है। तो और ये जो जातीय जो कोड दिया गया है, इस कोड में भी बहुत तरह के विवाद है, जैसे भूमिहार और ब्राह्मण, इन लोग का कोड में जो संशय है, इस पे उसमें बहुत भ्रम की स्थिति है। जी, भ्रम की स्थिति। अब जैसे भूमिहार ले लीजिए, तो भूमिहार बिहार में एक जाति है और इसका मूल है, कई मूल है। तो हम लोगों ने पिछले दिन चीफ सेक्रेटरी से मिलके हमने उनको कहा था कि साहब एक भूइयार का भी कोड यहाँ दिया गया है, जबकि भूइयार कोई जाति बिहार में नहीं है। एक और कोडिंग किया है जो हमारा मूल है, जिस मूल के हम लोग हैं उसका कोडिंग कर दिया, दोनवार। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये दोनवार तो भूमिहार का मूल है, ये जाति कहाँ है? तो बहुत कई जाति के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब अति पिछड़ा में भी एकदम खंड करके जो है उसको किया गया है। तो लगभग कई जातियों में भी इस तरह से अभी मतभेद, कन्फ्यूजन है। अब लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, तो साहब है क्या कि कोई भी काम आप करिए पारदर्शी ढंग से करिए तो निश्चित रूप से उसका एप्रिसिएशन होता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग काम करिएगा तो एप्रिसिएशन के बदला उसका खिलाफत हो जाता है। तो यहाँ भी भारी विसंगति हुआ है और भ्रम की स्थिति है। अच्छा, ये शिक्षकों के ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। अभी जो जिस प्रकार से ये शिक्षक जिस प्रकार से धरना कर रहे हैं, उनको 4 साल जो है आश्वासन दे करके सरकार देखी कि चलो मेधा लिस्ट में नाम आ गया है, इनको नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार से जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा भी जो आश्वासन दिया गया, लेकिन जैसे ये चीज़ आया सामने निकल करके शिक्षकों ने एक बृहद रूप से आंदोलन शुरू कर दिया है
और ये शिक्षकों की एक और दर्द भरी बात है कि जैसे उन्हें शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों का कहना है कि शिक्षण कार्य के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं दिया जाना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। उन्हें बीएलओ का कार्य, तमाम तरह से कार्य दिया जाता है, तो शिक्षा प्रभावित हो सकता है। बिहार में शिक्षा के बढ़ावा के नाम पर जी कई एक बार प्रयोग हुआ और सारा का सारा प्रयोग विफल साबित हुआ है। इनके पास पैसा कहाँ है जो नया टीचर बहाल करके उसको तनख्वाह देंगे? पैसा कहाँ? एक बार आप पंचायत में जो अनपढ़ मुखिया हैं और पंचायत सेवक को आप बहाल करने का अधिकार दे रहे हैं। दूसरी बार आप फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया कि अब आप कह रहे हैं कि बीपीएससी के स्तर से होगा। बढ़िया है, बीपीएससी स्तर से हो तो मेधावी लोग आएंगे। पहले भी ये परंपरा था और उसके हिसाब से लोग आते थे। अब जो लड़का ऑलरेडी पाइपलाइन में था उसका था कि 7वें चरण में उनका नियुक्ति होगा। आज क्या हुआ? ये लगातार आश्वासन होता रहा। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये मामला चल रहा है लगभग 2 साल के आसपास, ये मामला 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ? ढाक का 3 पात हो गया। तो सरकार का जो नीति है वो नीति ही विसंगति से भरा हुआ है। आज जो है ये शिक्षा नीति जो इन्होंने बनाया है उसमें शिक्षक, अरे पढ़ाने वाला लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तब ना वो काम करेगा। वो मानसिक रूप से इतना जो है सो टेंशन में रहता है टीचर कि सही से कोई काम नहीं कर पाता है, पढ़ा नहीं पाता है बच्चों को, इसीलिए शिक्षा का स्तर गिरा जा रहा है डे टू डे। और सवाल अहम ये है कि बिहार के अंदर जो पैसे की स्थिति है, टीचर को अगर अच्छा शिक्षा व्यवस्था लाना है तो टीचर को स्वस्थ विचार, स्वस्थ मन से शिक्षण कार्य करने के लिए हर एक सुविधा उसे उपलब्ध कराना चाहिए, जो पहले होता था। और गांव के स्कूल के बच्चे आईएएस आईपीएस बनते थे। आज क्या स्थिति है कि निजी स्कूल के बच्चे जो है सो ऊपर बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में जो है सो बच्चे का उपस्थिति केवल खिचड़ी खाने के लिए होता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। भोजन जो चल ये बस इसके लिए होता है। लोग ऐसा लगता है जैसे ये हम किसी होटल में इंतजार करता रहता है बच्चा और उसका गार्जियन कि किस समय अब हमको खिचड़ी मिल जाए, खाता है और घर चल जाता है। तो बड़ा ही मेनू वगैरह जो प्रतिदिन का देखिए वो सब मेनू से बहुत हमको बहस नहीं है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा में सुधार करने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई है वो नीति प्रो शिक्षक, प्रो छात्र, प्रो शिक्षा होना चाहिए। लेकिन न वो प्रो शिक्षक है, न प्रो छात्र है, न प्रो शिक्षा है। ये केवल एक कानून बना दो और इसको खींचते चलो। हम पूछते हैं जो 7वें चरण में नियोजन का मामला था उसको लटका रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी लड़के का सिलेक्शन उनको सारा चीज़ मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था तो उनको कर देना चाहिए। तो कुल मिला के ये राज्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक्सपेरिमेंट में फंसते गया और शिक्षा की स्थिति काफ़ी जर्जर और ख़राब हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं 1990 से लेकर आज तक केवल एक्सपेरिमेंट हुआ, शिक्षा सुधरने के बजाय गर्त में चला गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत। तो अभी हम बात कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी से, और इनसे मैंने 2-3 बिंदुओं पे बात करी। सबसे पहले मैंने बात किया जो बिहार में जिस प्रकार से आए दिन शराब माफियाओं के द्वारा जो है गलत रूप से, अवैध तरीके से शराब, दूषित शराब, जहरीली शराब बिहार के अंदर दिया जा रहा है, जिसमें प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम है। और यहाँ पे वो दूषित शराब लेकर के, जहरीली शराब लेकर के आए दिन हर क्षेत्र में लगभग बहुत की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। और दूसरे मैंने पक्ष में इनसे सवाल किया और इनसे राय जानना चाहा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जाति गणना की जा रही है सरकार के द्वारा, ये दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, तो इसके क्या सार्थक विषय आए, ये इस पे मैंने बात करी, ये आप सभी दर्शकों को मैंने बताया।
और तीसरा मैंने बात किया कि जो बिहार के अंदर जो शिक्षकों का एक आंदोलन चल रहा है, जो शिक्षक जो है आक्रोशित है और आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और शिक्षकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उनके नीतियों को सही करने की आवश्यकता है, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो तमाम विषयों पे हमने इंजीनियर अजीत कुमार जी से बात किया, इनका मैंने बाइट लिया। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहें, प्यार दें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।